स्टार्ट करते हैं भाई अपना अगला लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। हम लोगों ने कोल ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो मैं डालता हूँ हेडिंग। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा पेट्रोलियम की, ठीक है। तो कोल हम लोग ख़त्म कर चुके हैं जैसा आप लोग जानते हैं। तो पहले मैं डालता हूँ हेडिंग पेट्रोलियम। ओके देखिए, पेट्रोलियम के कई सारे नाम हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। मैं और करके यहाँ लिख रहा हूँ ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, ठीक है। एक और नाम है इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल भी इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। या एक और नाम मैं यहाँ पे और करके लिख रहा हूँ मिनरल ऑयल, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम भी आप लोग याद रखिएगा कि इतने सारे नाम जो हैं बेटा वो पेट्रोलियम के हैं। पेट्रोलियम का एक ब्लैक गोल्ड नाम है, ठीक है। इसका एक नाम है क्रूड ऑयल, एक है मिनरल ऑयल। ओके, एक्चुअली पेट्रोलियम का मतलब क्या है? देखिए, पेट्रा जो है, जो वर्ड ये बना है पेट्रा और ओलियम से, ठीक है। जो पेट्रा वर्ड है और ओलियम, दो वर्ड है ना इसके अंदर। तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि ये जो वर्ड है यहाँ पे पेट्रा, इसका मतलब होता है रॉक, रॉक पत्थर, ठीक है। और ये जो ओलियम है इसका मतलब होता है ऑयल। तो कह सकते हैं इसको पत्थर का तेल, ये भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम का मतलब, पेट्रोलियम के नाम का मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं कि क्या क्या जो है वो पेट्रोलियम के लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेट्रोलियम एक्चुअली दिखने में होता कैसा है। देखिए, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल, ठीक है। ये जो है कीचड़ के जैसा होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल, थिक क्रूड ऑयल। कहाँ मिलता है ये? फाउंड डीप ब्लो द ग्राउंड। बहुत बहुत नीचे मिलेगा ये आपको और कुछ खास एरिया में मिलेगा। तो लिख दीजिए इन सर्टेन एरियाज, इन सर्टेन एरियाज, ठीक है। ये हो गया आपका पेट्रोलियम का डेफिनेशन। अच्छा, अगली चीज सुनिए बेटा। पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स, पेट्रोलियम इज a complex mixture of compounds known as कलर चेंज कर लेता हूं, known as hydrocarbons, ठीक है। पेट्रोलियम एक जो है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। किसका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बेटा? हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन क्या चीज़? हाइड्रोकार्बन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी बात इसके बारे में ताकि आपको आसानी रहे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ only two elements, कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं वो? कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, देखिए एक बात और याद रखिएगा कि जो पेट्रोलियम है वो पानी के अंदर घुलता नहीं है, ठीक है। पानी के ऊपर रहेगा, हल्का होता है, पानी से तैरता रहता है। जो ऑयल होता है ना, जो पानी के ऊपर रहता है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। तो मैं वो लिख दे रहा हूँ बात, पेट्रोलियम इज insoluble in water, because
क्यों नहीं घुलता भैया? बिकॉज इट इज़ लाइटर, हल्का होता है, इट इज़ लाइटर देन वाटर। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है जी, इतनी बात आपको याद रहेगी पेट्रोलियम के बारे में। हो सकता है यहाँ पे फॉन्ट आपका छोटा रह गया हो, चलिए मैं बहुत ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ्लो में वो निकल जाता है। ओके, अगली चीज़ सुनिएगा बेटा। अब बात करते हैं बेटा कि जो पेट्रोलियम है ये बना कैसे था। तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम की बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ओके, देखिए वही कहानी है जो कोल की थी, जैसे कि मैं आपको बताया था कोल वाले पार्ट में। तो लिख देता हूँ यहाँ पे भी मैं, पेट्रोलियम formed by decomposition of tiny plants and animals, by decomposition of tiny plants and animals buried under the earth, ओके, याद रहेगी इतनी बात। अच्छा, कब हुआ था ये? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? वो दब गया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद पे प्रेशर पड़ा, ठीक है। हल्का फुल्का कि तेज़? भैया बहुत ज़बरदस्त प्रेशर। तो लिखेंगे हाई प्रेशर, हीट भी रही होगी, हीट। बैक्टीरिया का भी एक्शन हुआ होगा, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, हवा तो थी नहीं वहाँ पे, ठीक है। एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ बेटा? जब ये सारी चीज़ें पड़ी किस पे? टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा? स्लोली कन्वर्ट हो गए, धीरे धीरे क्योंकि बहुत टाइम लगा ना। स्लोली कन्वर्टेड into पेट्रोलियम, ठीक है जी। ओके, अब सुनिए एक और बात। ये तो बात हो गई आपकी पेट्रोलियम की, कि पेट्रोलियम कैसे बना। भाई डिकम्पोजिशन हुआ था टाइनी प्लांट्स का और एनिमल्स का, वो ज़मीन के अंदर दब गए थे, ठीक है। हज़ारों साल तक, वो लाखों साल तक, करोड़ों साल तक वो दबे रहे। कौन दबे रहे? टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्लो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ और हमारा पेट्रोलियम बन गया, ठीक है। तो आज के दौर में ये जो आपका पेट्रोलियम है, ये मिलता कहाँ पे, पाया कहाँ पे जाता है? तो सुनिएगा बेटा, पेट्रोलियम found between two layers of impervious rocks, ठीक है। दो लेयर्स के बीच में, दो पत्थरों की लेयर्स के बीच में, कौन सी तरह का पत्थर होता है, किस टाइप का, किस किस्म का पत्थर है? बोला इम्परवियस रॉक की लेयर्स के बीच में ये आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, इम्परवियस रॉक का एक और नाम है बेटा जो आपको याद रखना है, नॉन पोरस। ऐसे पत्थर जिनके अंदर छेद नहीं होते, कोई गुंजाइश नहीं होती कि उनके अंदर से कोई लीक हो जाए, नॉन पोरस रॉक्स। याद रहेगी आप लोगों को ये बात? ओके, अगला देखिए बेटा, कहाँ मिलेगा? हर जगह मिलेगा? नहीं बेटा, ओनली सर्टेन एरियाज, कुछ खास जगहों पे ही मिलेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, फाउंड ओनली सर्टेन एरियाज ऑफ द अर्थ
अर्थ, ठीक है। अच्छा चलिए ये बात तो हो गई पेट्रोलियम की। अच्छा पेट्रोलियम जहाँ जहाँ मिलेगा ना वहाँ वहाँ आपको नेचुरल गैस भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन कैसे, देखिए सुनिए, नेचुरल गैस occurs above the petroleum oil, trapped under the rocks। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, आपको नेचुरल गैस कहाँ मिलती है पेट्रोलियम के ऊपर, किस तरह से ट्रैप्ड रहती है, वो सारी की सारी बातें आपको पता चलेंगी, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम को निकालते भी तो हैं ज़मीन से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बाय ड्रिल करेंगे। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स। ज़मीन के अंदर छेद करते हैं भाई, ठीक है। उन होल्स को क्या बोलते हैं हम, ऑयल वेल्स, तेल के कुएं, जो सऊदी अरब की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम ड्रिल करेंगे, होल्स करेंगे। कहाँ होल्स करेंगे भैया, अर्थ क्रस्ट में करेंगे, सॉइल के अंदर करेंगे, ओके। लेकिन ये जो होल्स होते हैं बड़े बड़े, ड्रिल होती है, ये ड्रिल करता कौन है, तो ये करते हैं ड्रिलिंग रिग्स। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड बाय ड्रिलिंग रिग्स, ठीक है जी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि पेट्रोलियम किस तरह से बना है, ठीक है, हम उसको किस तरह से निकालते हैं, कहाँ कहाँ पे वो होता है मौजूद, किन दो रॉक्स के बीच में वो होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है वो इम्परवियस रॉक्स के बीच में ही होगा। उसके ऊपर जो जहाँ पे कीचड़, जहाँ पे पेट्रोलियम है, उसके ऊपर एक गैप रहता है, उस गैप के अंदर आपको नेचुरल गैस मिलती है, ठीक है। फिर हम पेट्रोलियम को निकालते हैं बाहर, ठीक। अब पेट्रोलियम को निकालेंगे बाहर तो हमको होल करना पड़ेगा, उन्हीं होल्स को हम बोलते हैं ऑयल वेल्स, ठीक है। और ऑयल वेल्स जो हैं वो ड्रिलिंग रिग्स से होते हैं, ठीक है। ये मशीन्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे हम जो है बहुत बड़े बड़े जो है बहुत गहरे गहरे जो है होल्स करते हैं, जिनके अंदर से फिर पेट्रोलियम को निकाला जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको पता है कि जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपने ज़मीन के अंदर होल करा, ठीक है, और वो जो आपका पाइप है वो नीचे की तरफ जाता जा रहा है और यहाँ पे पेट्रोलियम है, उसके ऊपर जो है नेचुरल गैस है, तो पहले क्या बाहर निकलेगा, गैस, पहले गैस बाहर निकलेगा ना। ओके तो सुनिए, जब हम व्हेन ऑयल वेल is drilled, नेचुरल गैस कम्स फर्स्ट, ठीक है जी। पहले नेचुरल गैस ही आई क्योंकि वो उसके ऊपर रहती है, ठीक है। नेचुरल गैस कम्स फर्स्ट विद हाई प्रेशर, ठीक है। क्योंकि गैस है भैया तो प्रेशर तो बनेगा ना नीचे की तरफ, ठीक है, वरना तो उड़ जाती है, वो लीक कर जाती है। वो जो दो लेयर्स के अंदर जो इम्परवियस रॉक्स हैं उनके अंदर पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो जो है पैक्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है वो। आप खोदेंगे उसको, ड्रिल करेंगे उसके अंदर तो वो प्रेशर के साथ बाहर आएगी, ठीक है। अच्छा अगली लाइन सुनिएगा बेटा। पहले जो ऑयल वेल्स हुआ करते थे वो लैंड पे हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो है पता चला कि समुद्र के अंदर भी, ओशन के अंदर भी जो है आपको जो है ऑयल मिल सकता है। तो ठीक है इसको भी लिख लेते हैं बेटा, अर्ली oil wells was done on land। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ some of the oil wells are now drilled अंडर द सी, ठीक है जी। जाहिर सी बात है जब ये कहीं भी ऑयल वेल कहीं भी होगा उसके अंदर से क्या निकलेगा, पेट्रोलियम निकलेगा, हाँ है ना। तो बात कर लेते हैं कि पता कब चला। देखिए भाई, फर्स्ट ऑयल वेल
फर्स्ट ऑयल वेल कहाँ पे खोदा गया था? पहली बार पेट्रोलियम कहाँ से निकाले? पेंसिल्वेनिया यूएसए। पेंसिल्वेनिया यूएसए। कब? 1859। कब? 1859। ओके। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद दूसरी जगह पे खुदाई शुरू हो गई, ठीक है। तो इन 1867, इसके बाद 1867 ऑयल वॉज फाउंड इन माकुम। एक जगह का नाम है, आसाम के अंदर एक जगह है माकुम इन आसाम, ठीक है। आपको इतनी बातें समझ में आएंगी, याद रख पाएंगे इनको। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो ऑयल है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए, इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई, या कह सकते हैं, पूरा लिखूँ इसको, मुंबई हाई, ठीक है। मुंबई हाई एक जगह है मुंबई के अंदर ही, ऑफ शोर एरिया, किनारे से थोड़ा समुद्र की तरफ, ठीक है, वहाँ पे मिलता है ये। एंड बेसिन्स ऑफ गोदावरी एक जगह है, एक बेसिकली एक रिवर है गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, एंड ये एंड कृष्णा, ये दोनों रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। इंडिया के अंदर इन जगहों पे बेटा मिलता है, ठीक है। अच्छा, मुंबई हाई कहाँ है बेटा? मुंबई हाई मैंने आपको भी बताया कि मुंबई सिटी से जो है 150 किलोमीटर दूर एक एरिया है, ठीक है, सी के अंदर है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना दूर है मुंबई हाई। मुंबई सिटी से 150 किलोमीटर अवे समुद्र के अंदर जो है ये एरिया है, इसको हम बोलते हैं मुंबई हाई, ठीक। ओके, चलिए भैया बात कर लेते हैं अब इसकी रिफाइनिंग की, ठीक है। रिफाइनिंग हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमने कीचड़ तो निकाल लिया ज़मीन से, ठीक है, लेकिन अब उसको रिफाइन भी करना है, उसको फिर साफ़ करने के बाद पेट्रोल डीजल जो भी उससे बनेगा, ठीक है। लेकिन पहले हम समझेंगे कि ये एक्चुअली ये है कहाँ पे, किस तरह से इम्परवियस रॉक्स के बीच में होता है। तो मैं उसका डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। पेज में चेंज कर रहा हूँ तो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए पहले ये आपका आ जाएगा ज़मीन, ये आपकी ज़मीन आ गई, ठीक है। ये एक और लेयर आ गई, ठीक। यहाँ पे जो है ये आपके शेल आ गए, ठीक है। ज़मीन की लेयर्स होती हैं, उसके अंदर पत्थर होते हैं, फिर और सख्त पत्थर होते हैं जिनकी डेंसिटी और आई है, अलग अलग तरीके के होते हैं ना रॉक्स, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक लेयर, फिर इससे नीचे भी होगी, है ना जी। ये देखिए एक लेयर और आ गई, ये है एक लेयर और, उसके बाद एक लेयर और आ जाएगी आपकी, ठीक। तो इस तरह से जो है ये ज़मीन के अंदर का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी ये ड्रिलिंग रिग है, याद करिए ड्रिलिंग रिग क्या होगा, जिससे आप ड्रिल करेंगे, यस और नो, जिससे आप ड्रिल करेंगे ज़मीन के अंदर, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग रिग, यस और नो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है ये, ड्रिलिंग रिग, ओके। ये शेल है, दीज आर शेल्स, ये हो गए आपके शेल नाम के पत्थर, ठीक है बेटा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका इम्परवियस रॉक्स, रॉक आर बना दिया मैंने, समझ जाइएगा। और ये वाला इम्परवियस रॉक्स, ये दो लेयर्स हैं, ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली। इसके बीच में जो होगा बेटा, इसके बीच में जो होगा वो होगा गैस, हमारे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ठीक है।
ये देखिए आप, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे नीचे जो होगा वो होगा पानी, ये देखिए यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पे होगा पेट्रोलियम, यहाँ पे क्या होगा पेट्रोलियम, और यहाँ पे होगी गैस। तो अब आप समझ जाइए किस तरह से होता है। अब आपने यहाँ रिग लगा दिया, या तो मैंने दिखा दिया डायग्राम में, जो कि यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ आपने लगाया। अब पाइप यहाँ से आएगा, सबसे पहले क्या निकलेगा प्रेशर के साथ, गैस निकलेगा। उसके बाद जो है पेट्रोलियम है, ठीक है, ये इम्परवियस रॉक्स हैं, ये पूरे इम्परवियस रॉक्स। तो इम्परवियस रॉक्स के बीच के अंदर बेटा पेट्रोलियम मौजूद होता है। अब बताइए कि वाटर नीचे क्यों है और पेट्रोलियम ऊपर क्यों है? क्योंकि आपको पता है ना कि वाटर जो है पानी से भारी है, वाटर जो है पेट्रोलियम से भारी है, और पेट्रोलियम वाटर से हल्का है, तो ऊपर तैरता है। ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर ही तो रहेगा ना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बेटा रिफाइनिंग की। मैं पेज चेंज करता हूँ और डालता हूँ यहाँ पे हेडिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम पेट्रोलियम जो कीचड़ हमने निकाला है उसको साफ़ कैसे करते हैं, या उसको साफ़ करने के बाद हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका सुनिएगा बेटा। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे रिफाइनिंग की। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग crude petroleum oil into more useful fractions is called refining, ठीक है भाई। अब क्या करें, आप क्रूड ऑयल आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास पेट्रोलियम ऑयल है, ठीक है। इसको आप और यूज़फुल चीज़ों के अंदर इसके टुकड़े टुकड़े करके आप और यूज़फुल चीज़ें बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं उसको? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए अगली बात। पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स mixture of solid, liquid and gaseous hydrocarbons, ठीक है। क्या है पेट्रोलियम? देखिए भैया, पेट्रोलियम बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस, तीनों तरह के हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो उनका मिक्सचर है। कौन? पेट्रोलियम, ठीक है। अगली बात सुनिए। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम is carried out in an oil refinery, ठीक है। भैया ये बताइए कि रिफाइनिंग कहाँ होगी? तो बताया कि ऑयल रिफाइनरी के अंदर रिफाइनिंग होगी पेट्रोलियम की, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है ऑयल रिफाइनरी के अंदर, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम इनके टुकड़े कर देते हैं, इनको अलग अलग चीज़ों में बदल देते हैं, इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम into different fractions is done by the process of fractional distillation। याद रहेगी आपको ये बात, ठीक है। क्या होता है बेटा ऑयल रिफाइनरी के अंदर? ऑयल रिफाइनरी के अंदर होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके ज़रिए आप पेट्रोलियम से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
यस और नो, यस और नो। अच्छा, अगली बात सुनिएगा ज़रा इसके अंदर कि होता क्या है उसके अंदर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर भी क्या होता है। होता ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम पेट्रोलियम डाल के उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो बॉईल करने लगता है। और जब भी हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने शुरू किया टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो ऐसा होता है 45 डिग्री पे कुछ निकल गया, ठीक है, 50 डिग्री पे कुछ एवापोरेट हो गया, 60 डिग्री पे कुछ निकल गया। तो इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। डीजल निकल गया, पेट्रोल निकल गया, केरोसिन ऑयल निकल गया, वैक्स आ गया, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ों का फ्रैक्शन उससे हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये बात यहाँ पर लिख देता हूँ, पेट्रोलियम हैव डिफरेंट boiling point ranges are collected separately, ठीक है जी। तो पेट्रोलियम जो है उसके अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एक रेंज होती है पूरी, ठीक है, कि अब इतना 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 इतना, और फिर जैसे ही आप उसको अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर बॉईल करेंगे तो उसके अंदर से चीज़ें अलग होती चली जाएंगी, ठीक है। आ रही है आपको समझ में? अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें अलग होंगी वो हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है जी। तो अब डालता हूँ मैं हेडिंग, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। fractions of petroleum and uses, जो भी चीज़ें उससे निकली उनका इस्तेमाल किया है, एंड यूज़। तो पहली जो चीज़ है बेटा, मैं उसकी बात, वो है पैराफिन वैक्स की। मैं पहले बात कर लेता हूँ। पैराफिन वैक्स, मोम जिससे मोमबत्ती बनती है, कैंडल, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स से क्या क्या बनता है भाई? पैराफिन वैक्स क्या है, कोई बोले तो बोला फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम है, ठीक है। क्या होता है इससे? बोले कैंडल बनाते हैं, ठीक है, इससे आपको कैंडल मिल जाती है, ठीक है। वैसलीन जो आप सर्दियों में लगाते हैं, वैसलीन आपको इससे मिल जाती है, ठीक है। ऑइंटमेंट्स, मरहम, ठीक है, जो आप ज़ख्म पे लगाते हैं। वैक्स पेपर, और भी हज़ारों चीज़ें, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रीस भी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है, ओके। एक और चीज़ निकलती है बेटा जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम का, उसका नाम है लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल या हैवी ऑयल, या हैवी ऑयल, ठीक है जी, ओके। सुनिए, देखिए, ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है ये मशीन पार्ट्स के अंदर जो है इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उनका जो फ्रिक्शन है, जो उसकी जो लगने वाली जो जिसकी वजह से रगड़ है वो कम हो जाती है, फ्रिक्शन जो है वो घट जाता है, फ्रैक्शन नहीं, फ्रिक्शन जो है वो घट जाता है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक बात लिख दूं कि लुब्रिकेशन इन मशीन्स, lubrication in machines and engines, जैसे गाड़ियों के अंदर होता है, कार्स, बाइक्स जो भी है, लाइक कार्स। यस और नो? ओके। अगली चीज़ जो है बेटा वो है डीजल, जो हैवी मशीन्स में डलता है, ट्रक में, बसेस में, ठीक है। डीजल, डीजल क्या काम करता है भाई, किस काम आता है? बोला ये फ्यूल है, क्या है ये? फ्यूल है। किसका फ्यूल है ये? इन हैवी मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक
बस एंड ट्रक। यस और नो, यस और नो, ओके। इससे कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, या आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने के काम आता है। ओके, चौथा है बेटा कैरोसिन। कैरोसिन, ठीक है, कैरोसिन ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कैरोसिन ऑयल जो है वो कहाँ स्टोव में इस्तेमाल करते थे हम लोग। ठीक है, पहले होता था यूज्ड इन विक स्टोव्स, यस और नो, और जो लैंटर्न्स होते थे जिससे रोशनी निकलती थी, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। ठीक है जी। ओके, देखिए एक ख़ास बात और मैं आपको बताऊं कैरोसिन की, कि एक स्पेशल ग्रेड का होता है कैरोसिन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, स्पेशल ग्रेड ऑफ कैरोसिन। सोचिए किस में इस्तेमाल होगा, सोचिए भाई साहब, ये इस्तेमाल होता है आपके जेट एयरप्लेन्स में। ठीक है, ये एविएशन फ्यूल के नाम से मशहूर होता है। किसके नाम से मशहूर होता है? एविएशन फ्यूल, मतलब उड़ने वाली चीज़ों के अंदर का ये फ्यूल होता है, एविएशन फ्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये किस में यूज़ होता है? ये होता है जेट एयरप्लेन्स में, कैरोसिन आपका। हाँ, अगला है पेट्रोल। पेट्रोल, या हम इसको गैसोलीन भी बोलते हैं अमेरिका में, LINE, गैसोलीन। ठीक है, जो लाइट मोटर होती है, लाइट मोटर व्हीकल के अंदर यूज़ होता है, यूज़ इन लाइट मोटर व्हीकल, जैसे बाइक हो गया आपका, कार हो गया, कार एंड बाइक्स। ठीक है, स्कूटी हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो है बेटा ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है पेट्रोल। ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, कपड़े पे कोई धब्बा लग जाए तो पेट्रोल से कुछ करते होंगे, शायद पेट्रोल डाल के उसको साफ़ कर देते होंगे। ठीक है जी, जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं, जो ड्राई क्लीन करवाते हैं। ठीक है, याद रहेगी आपको इतनी बात। ओके, अब अगला है बेटा पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, ये पेट्रोलियम गैस वो नहीं है जो पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है, वो तो नेचुरल गैस है। ये पेट्रोलियम से बनती है, इसलिए इसका नाम है पेट्रोलियम गैस। क्या है इसका नाम? पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये घरों के अंदर इस्तेमाल होती है, होम्स, ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, ओके, जैसे घरों के अंदर क्या, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG सबके अंदर आती है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सब लोग याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। ठीक, अगला देखिए, अगला है बेटा फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल, ठीक है, फ्यूल ऑयल जो है वो शिप्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होता है? ये शिप्स, पानी का जहाज़, शिप्स और फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए। ठीक है, और अगर किसी को सेंट्रल हीटिंग करवानी है, यहाँ तो नहीं, यूरोप के अंदर जहाँ पे ठंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है जहाँ पे, वहाँ पे सेंट्रल, जैसे सेंट्रल एयर कंडीशनर होता है, इसी तरह से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके, अगली चीज़ जो निकलती है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो है बिटुमिन। आपको पता है बिटुमिन का इस्तेमाल, याद करिए भाई, कोल तार की जगह पे जो चीज़ इस्तेमाल हो रही थी, क्या था वो? ठीक है, तो रोड सरफेसिंग के लिए, रोड के ऊपर हम लोग कोल तार थोड़ी ना डालते हैं आजकल। ठीक है, कम कर दिया हमने, ज़्यादा क्या डालते हैं? बिटुमिन, रोड सरफेसिंग। ठीक है, ओके, वाटर प्रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको, वाटर प्रूफिंग।
बेसिकली रोड के ऊपर जो है ये डालेंगे आप तो रोड के अंदर पानी नहीं जाएगा, तो वो ऐसी की ऐसी मजबूत रहेगी। वाटर प्रूफिंग, यस और नो। ब्लैक पेंट्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है इसका, अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओके। अब जो अगली चीज़ है बेटा, अगली चीज़ जो है उसको बोलते हैं रेसिड्यू, जो बचा कुचा है। रेसिड्यू का मतलब भी बचा कुचा होता है, रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या हो जाएगा? पैराफिन वैक्स। जो बचेगा वो क्या बचेगा भाई? पैराफिन वैक्स बचेगा एक तो हमारा, हाँ हाँ ऊपर भी है लेकिन नीचे ही बचता है, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन। ये चीज़ें मिल रही हैं ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। तो ये रेसिड्यू में आती हैं तीनों चीज़ें, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन और एसफाल्ट। एंड एसफाल्ट, एसफाल्ट नाम का एक गेम भी है, एसफाल्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा क्या हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमको मिली हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मैं अगला लेक्चर लेता हूँ कल, ठीक है जी। अब इसमें कम से कम शायद 1-2 लेक्चर्स और लगेंगे, तब जाके चैप्टर ख़त्म हो पाएगा। कोशिश करूँगा कि उसको मैं अगले लेक्चर में निपटा दूँ, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर देखते हैं कौन सा हो पाता है, कौन सा चैप्टर बन पाता है, ठीक है। आप लोग करते रहिए, 9th की एंट्रेंस की तैयारी इतना मुश्किल नहीं है, बस लगे रहिए। ओके बाय।